प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं 9th क्लास का गणित का जो मॉडल पेपर आपका जारी किया गया बोर्ड द्वारा। इसका सॉल्यूशन इससे पहले मैंने आपके हिंदी, इंग्लिश और आपका जो भी है सामाजिक विज्ञान और आपका साइंस है ना, ऑलरेडी बना दिया है। इन सभी के सॉल्यूशंस, फुल सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपके 9th क्लास की जो लिंक है उसमें मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को, जो कि आपका नया पैटर्न है, जिसमें आपके 20 जो है अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे। दूसरे खंड में आपके 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। इस तरह से आपका ये नया सेट जारी किया गया है। आपका मॉडल पेपर जो है पूरा चेंज कर दिया गया, आपको पता होना चाहिए। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहले क्वेश्चन में पूछा क्या गया, बहुत लोगों का कमेंट आया सर मैथ्स का पेपर रह गया, उसको सॉल्व कराइए। तो मैथ्स का पेपर लेके आया मैं सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच संख्या हो सकती है। तो आपको पता ही है, दो परिमेय संख्याओं के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपरिमित अनेक परिमेय संख्या। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, जो कि आपका क्वेश्चन है, निम्न व्यंजन में से कौन बहुपद होगा। बहुपद वही होता है जिसमें x की घात 2 हो कम से कम। तो 2 घात वाली यही है। उसके अलावा x की पावर में कोई भी आपका रूट नहीं होना चाहिए और एक्स वाई जो है बटे के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सी सही है। जो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर पूछा गया है बहुपद पी एक्स बराबर -9x+9 के शून्यांक जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है ये वाला है आपका -9x+9 बराबर 0 दे रखा है। तो यहाँ पे 9x जो है माइनस का इधर रखेंगे, ये वाला प्लस का 9 इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस हो गया, हटा देंगे तो x बराबर आ जाएगा 9/9 और 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1। तो यहाँ पे जो आंसर 1 है वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर देना था। उसके बाद में हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया, व्यंजक ये और ये जो दो व्यंजक हैं, इन दोनों का क्या मान होगा। तो इसमें हम गुणा कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप सीधा सीधा जानते हैं कि ये जो फॉर्मूला है ये a+b का इंटू और a-b का इंटू वाला है, जिसको हम बोलते हैं a² - b² फॉर्मूला है ना। तो यहाँ पे a क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस जो है ये √3, यानी b है इसमें √3, इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 3 3 9, तो ये हो गया और इसमें स्क्वायर करेंगे √ हट जाएगा। तो 3 - 9 कितना होता है 6। तो इसका उत्तर कितना हो गया, सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से निकाल लोगे। यदि किसी गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन कितना होगा। तो त्रिज्या जो है 2r दे रखी है, तो उसका आयतन हमें बताना है। तो बहुत आसान है, हमें पता होता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी कि वॉल्यूम कितना होता है, यानी कि आयतन कितना होता है 4/3 पाई का क्यूब, यानी कि पाई रेडियस का क्यूब होता है। तो रेडियस हमारे को दे रखी है 2r का क्यूब और साथ में ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्यूशन में रखेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 पाई r³ तो 32 पाई r³ कौन सा आंसर है हमारा, डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सॉल्यूशन आपके सामने मैंने कर दिया है। ठीक है, हिंदी में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे लिखना आयतन ऑफ गोला, गोले का आयतन यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे दी गई त्रिज्या लिखोगे, बस। उसके बाद सीधा ये आंसर आ जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद आते हैं छठे क्वेश्चन पे। दिए गए चित्र में आपको BOC 60 है, तो आपको बताना है कि BAC कितना होगा। तो जितना ये होता है इसका आधा जो बाहर वाला कोण होता है वो होता है। तो ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 30। इसके बाद में 16 की घात 3/4 का मान आपको निकालना है। तो हमें पता है कि 16 को हम तोड़ करके 2 × 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 लिख सकते हैं, यानी कि 2 की घात 16 को मैं 4 लिख सकता हूँ। और इसकी घात जो है वो कितनी है, ये तो 16 है और इसकी घात कितनी है 3/4। तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 2 की घात बची कितनी 3, तो 2 × 2 × 2 8 आता है। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुपद जो है यहाँ पे दे रखा है y⁻97 + 97 को अगर y+1 से भाग देते हैं तो हमारे पास शेषफल क्या आएगा। तो हमारे पास y+1 से भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास जो शेषफल है वो 96 आएगा। भाग करके भी आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप आराम से भाग कर सकते हो। तो आपके पास कितना आ जाएगा 97। ठीक है, 96 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में 36/100 को दशमलव प्रसार कैसा है। तो इसका 7 दशमलव प्रसार है, क्योंकि 0.36 आएगा, उसके बाद ये कुछ नहीं आएगा, ख़त्म हो जाएगा 0.36 में। 0.36 कैसा है, दशमलव प्रसार शांत है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। 10वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक चित्र दिया गया है
जिसमें ए बी बराबर सी एफ है और ई एफ बराबर बी डी है और एंगल ए एफ ई बराबर है एंगल डी बी सी। तो आपको बताना है त्रिभुज ए एफ ई और त्रिभुज सी बी डी की सर्वांग समता जो है वो किसके अनुसार है। तो हम देखेंगे इसमें आपको दे रखा है, एक तो साइड दे रखी है, ये भी साइड दे रखी है और यहाँ पर एंगल दे रखा है। तो साइड एंगल साइड वाला रूल लग जाएगा, तो साइड एंगल साइड वाला रूल सीधा सीधा हम बता सकते हैं। इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि दो साइडें बराबर दे रखी है और एक एंगल दे रखा है। इसके बाद हमें निकालना है 99 का स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर का मान। तो 99 का स्क्वायर कर लेना और 98 का स्क्वायर कर लेना, माइनस करोगे तो 97 जो है आ जाएगा। ठीक है, आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं, आपको पता भी होना चाहिए। अब हमें पता भी है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो है हम उसको क्या लिखते हैं, a माइनस बी गुणा a प्लस बी, यही लिखते हैं। तो ये जो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ पे ये क्या है 99 माइनस b कितना है 98। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर है a प्लस बी यानी कि 99 प्लस में 98। तो जोड़ लेते हैं 9 और 8 7, 9 9 18 और 1 19, 197 आ गया। ठीक है ना, तो 197 जो इसका आंसर हो गया। समझ में आया आपको? दोबारा करके दिखाऊं? देखिए ये आपका a माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है। फॉर्मूला आपको याद होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है उसको हम क्या लिखते हैं, बराबर में हम लिख सकते हैं कि a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी। अब a और b की जगह हमें क्या दिया हुआ है, तो a की जगह 99 और b की जगह 98। तो यहाँ रखेंगे 99 a की जगह माइनस 98, एक तो ये हो गया है ना इसकी जगह, और इसकी जगह क्या रखेंगे 99 प्लस 98। ठीक है, अब यहाँ से आई माइनस करोगे तो 1 आएगा और यहाँ इन दोनों को जोड़ोगे तो 197 आएगा। तो इन दोनों को गुणा करोगे तो 197 ही आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 197, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुपद 5x की घात 5 माइनस x की घात 4 प्लस 3 की घात जो होगा वो क्या होगा। अब इसमें एक्चुअली में इस क्वेश्चन में बताया ही नहीं है कि घात किसकी पूछ रहा है। x जो बहुपद है इसकी घात 5 है और इसकी घात 4 है। ठीक है, अब ये पूछ किसकी घात रहा है, यहाँ पे घात खाली स्थान, यहाँ पे घात होगा, घात क्या होगा मतलब हमारे तो समझ में नहीं आया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। आपको भी छोड़ देना है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। जब तक ये पूछेगा नहीं कि आप किसकी घात पूछ रहे हो, या इसमें ये पूछता कि सबसे ज़्यादा घात कितनी है, तो हम बता सकते थे कि सबसे ज़्यादा घात जो है 5 की है, 5 है। x की घात कितनी है सबसे ज़्यादा 5 है। इसके बाद में 13वां जो क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में x और y का मान आपको निकालना है। तो आपको पता है कि x का मान और y का मान कितना आ जाएगा 130 और 30 डिग्री। कैसे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ये x है और ये y, ये आप जानते हो पूरा कितना होता है, ये पूरा होता है 180 डिग्री। 180 में से 50 तो इधर का दे रखा है, तो इधर कितना बचा 130। ठीक है ना, ये कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 130। मैं हटा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर 50 है, ये टोटल ये जो एंगल होता है आपको सभी को पता होगा कि ये एक लाइन पे ये जो एंगल होता है ये पूरा होता है 180। इसमें से 50 तो दे ही रखा है, तो बचा हुआ कितना हो गया, सीधा सीधा 180 में से 50 घटा दीजिए तो 130 जो है इसका आ गया 130। ठीक है, ये 130 है, तो हमारे पास x की जो वैल्यू होगी वो 130 आ गई। आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। और y जो है हमारे पास कितना आ जाएगा, तो हमारे पास y जो होगा ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है। कोई भी जब पैरेलल लाइन होती है तो ये 50 है, तो ये 50 है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 180 माइनस 50 बराबर 130। तो ये 130 आ गया, तो 130 ये और y बराबर होंगे, तो ये भी 130 आ गया। तो दोनों का आंसर क्या होगा 130 130। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन में है गुणनखंड आपको बताना है कि 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3 का गुणनखंड क्या होगा। तो इसको जब हम गुणनखंड करेंगे तो इसको बीच वाले को तोड़ देते हैं। तो हमारे को तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 6 3 18, यानी कि बीच वाले 11 को इस हिसाब से तोड़ें कि इसका जो जोड़ या घटाने पर तो ये 11 ही दे, लेकिन गुणा करने पर ये कितना आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस तरह से 6x स्क्वायर प्लस,
अब यहाँ पे 11 चाहिए और हमारे को वैसे 18 चाहिए। तो 18 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि आपका 6 चौक 24, 5 छिंग 30, तो यहाँ पर 2 फैक्टर कर लेंगे तो 18 कैसे आएगा, 9 18 9 3 27, 9 दूनी 18, 9x प्लस में 2x, तो ये 11x हो गया है ना, ये 11x हो गया। और इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, क्योंकि 3 इधर है और 6 इधर है, इन दोनों का गुणा के बराबर होना चाहिए। तो 3 छिंग 18, तो इनका गुणा भी 18 आ रहा है। अब यहाँ पे प्लस में आगे क्या है, यहाँ पर आपका 3 है, ठीक है। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं हम कॉमन ले लेंगे 3 हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 2x, 3x ले लेंगे कॉमन, x इसमें भी है x इसमें भी है, तो इसमें से और इसमें से 3 और x कॉमन आ रहा है, तो 2x यहाँ बच गया और यहाँ पर बच जाएगा आपके पास में 3, ठीक है। तो 2x प्लस 3 तो 1 आ गया, ये रहा, और 1 आ जाएगा आपका x प्लस 1। यहाँ पर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे कॉमन, यहाँ पे x ले लेंगे कॉमन, ठीक है। यहाँ पे 1 ले लेंगे कॉमन, 1, ठीक है, 1 ही ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास दोनों में कॉमन कुछ आ ही नहीं रहा। तो यहाँ पे x प्लस 3 यहाँ पे बच गया, ठीक है, 2x प्लस 3 बच गया। तो ये 2x प्लस 3 तो 1 आ गया और ये 3x प्लस 1 आ गया, तो 3x प्लस 1 ये रहा और ये रहा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। 15वां जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया है, x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के में गुणनखंड है, तो k का मान क्या होगा। तो हमने क्या करना है, इसमें आपको सीधा सीधा देखना है कि क्या वैल्यू रखें कि यहाँ पर जो है k की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो k की वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, जो हम इसको, ये गुणनखंड है इसका, तो क्योंकि हम x बराबर क्या रखेंगे, इसको रख के देख लीजिए। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3, और प्लस में इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 2, और ये माइनस में k हो जाएगा ना, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि x बराबर 1 मिनट रुकिए, मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर क्या होता है आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है। यहाँ पे ये दे रखा है, तो ये हमारे पास दिया क्या है, x प्लस 1, ठीक है। हम लिख सकते हैं x बराबर -1, है ना। अब x बराबर -1, तो x बराबर -1 यहाँ रख दो, x बराबर -1 यहाँ रख दो, तो यहाँ -1 रखोगे तो ये स्क्वायर है, तो ये ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा, और ये वाला जो है ये आपका -2 हो जाएगा। माइनस के तो है ही, क्यों हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर x की जगह हम -1 रख रहे हैं, तो 2 गुणा -1 कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना माइनस का। अब इसमें से इसको घटाओ तो ये 1 आ जाएगा, 1 माइनस के बराबर 0 आ गया, तो k इधर ले आएंगे तो k इधर रह जाएगा, तो k प्लस का हो जाएगा 1 आ जाएगा, आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। 16वां जो क्वेश्चन है, यदि रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का हल 2 और 0 है तो k का मान आपको निकालना है। वही बात हो गई फिर से कि कोई आपका जो है 2 है x और 0 है y, तो यहाँ पर x रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 4, y 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो 4 प्लस बराबर k हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है, तो 4 आंसर हो गया। इसके बाद में रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस में 5 का कितने हल होंगे, तो यहाँ पर जब हम इसके हल निकालेंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल निकलेंगे। आप निकाल करके भी देख सकते हो, ज़रूरत नहीं है टेंशन लेने की, ठीक है। x की वैल्यू जितनी बार चेंज करोगे उतनी बार इसके आंसर निकलते रहेंगे। 18वां क्वेश्चन है, यदि किसी शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो तिर्यक ऊंचाई भी 5 है, तो उसका आयतन आपको निकालना है। शंकु की त्रिज्या दे रखी है, शंकु का क्षेत्रफल आपको इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है। तो आपको पता है शंकु का हम नीचे देखेंगे क्वेश्चन, जब उसमें आपको समझ में आ जाएगा तो उसमें कैसे हमें निकालना होता है। तो हमें त्रिज्या मालूम होती है, तिर्यक ऊंचाई मालूम होती है, तो ऑटोमेटिक हम जब फॉर्मूले में डालेंगे इन सबको तो हमारे पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो होता है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है पाई आर एल भी आ जाता है, तो इस तरह से आपका 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। आयतन की बात हो रही है तो क्यूब में आता है, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। और 16 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दे रखा है 0.37, तो पी नॉट की बराबरी क्या होगी। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, हमें सबकी प्रायिकता जो है हमेशा किसी भी चीज़ की प्रायिकता ज़्यादा से ज़्यादा 1 हो सकती है, उसमें से ये दिया हुआ है तो इसको घटा देंगे 1 में से -37 को, तो -37 घटाओगे तो 0.63 जो है बचेगा, घटा के देख लेना तो बी ऑप्शन आ जाएगा। एक सिक्के को 50 बार उछाला जाता है और 25 बार चित्त की प्राप्ति होती है, इस घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो 50 बार उछाला जाता है, यानी कि जितनी बार सबसे ज़्यादा संख्या जितनी बार उछाला जाता है वो नीचे आती है, और 25 बार उछाला गया वो हमारे पास ऊपर आता है। तो काट देंगे 25 दूनी 50, 1/2 जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब आते हैं हम बी पार्ट पे। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 को हल करना है, मैंने सारे हल किए हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको ये संख्या
एक तो ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों के बीच में अलग अलग अपरिमेय संख्या निकालनी है। अपरिमेय संख्या यानी कि वो संख्याएं जो संख्या बार बार अपने आप को रिपीट करती रहती हैं, ठीक है, रिपीट नहीं करती हैं। अपरिमेय संख्या वो होती हैं, ठीक है, अपने आप को रिपीट नहीं करती हैं। परिमेय संख्या तो रिपीट कर सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे 5/7 है, तो 5/7 को भाग देंगे तो हमारे पास ये आ जाता है, और 9/11 है तो दूसरी संख्या को भाग दे रहे हैं तो ये आ जाता है। भाग दे के देख लेना। अब इन दोनों के बीच की हम परिमेय संख्या कितनी भी लिख सकते हैं। तो इसके बीच में 7 1 4 है ना, तो हम यहाँ पे 7 2 लिख सकते हैं। तो 7 2 0, 7 2 0 0, 7 2 0 0 0, फिर 7 2 0 0 0 0, ऐसे करते रहेंगे। तो ये एक संख्या तो ये हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या हम लिख सकते हैं 7 3 0, 7 3 0 0, 7 3 0 0 4, इस तरह से। इसी के अलावा और भी हम 7 5 0, 7 5 0 0, 7 5 0 0 0 0, ऐसे, क्योंकि इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। देखिए हमारे पास है ना कम से कम एक संख्या है 7 71 है और 81 है। इसके बीच में 71 के बाद 72 आएगा, 73 आएगा, 74 आएगा, 75 आएगा, 76 आएगा, 77 आएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं हम लिख सकते हैं। अगर हम चौथी संख्या और बनाना चाहें तो यहाँ पे 76 0, फिर 7 6 0 0, फिर हम लिख सकते हैं 7 6 3 बार 0, फिर ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम लिख देंगे इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करूँ मैं, तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है कि ख पार्ट दिया गया है 11/1/2 और 11/1/4 को हल करना है। हमारे को फॉर्मूला अगर याद होगा तो सभी, जब हमारे दोनों चीज़ें नीचे वाली ऊपर वाली दोनों बराबर होती हैं, ये अगर हमारी बराबर हैं तो इसकी पावर जो है आपस में घट जाती हैं। अगर ये डिवाइड कर रहे हो तो डिवाइड कर रहे हैं तो a की घात n-m हो जाएगा। तो हमारे पास 1/2 में से 1/4 को घटा देंगे तो 1/4 ही आंसर आएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका लास्ट आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर लिख दिया नीचे आंसर ये रहा। अब इसका आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे पूछा क्या गया है, ABC में आपका एंगल A जो है समद्वि भाजक है, AD भुजा और BC पर लंब है, ठीक है। तो इस तरह का डायग्राम आपको बनाना है पहले, क्योंकि इसमें डायग्राम नहीं दिया है तो हमको समद्वि बाहु त्रिभुज जो है बताना है। तो यहाँ पर इस तरह का डायग्राम बना लेंगे जिसमें ABC है और BC पर AD जो भुजा है वो लंब समद्वि भाजक है, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर AD भुजा BC का लंब समद्वि भाजक है और BD बराबर DC है, यहाँ पे दे रखा है AB बराबर AC है। तो AB बराबर है AC। जब हमारे पास ये चीज़ आ जाती है ना, दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो हमारे को सिंपल क्या करना है, आंसर सिद्ध कर देना है। यहाँ पर देखिए दर्शाना है कि हमारे को जो है AB बराबर AC होता है यहाँ पर, ठीक है। दर्शाइए कि AB बराबर, और ये समद्विभाजक है। तो यहाँ पे आ जाइए नीचे की तरफ। ये देखिए ABD, AB और D ये त्रिभुज है ये वाला, इसमें देखेंगे। और एक है ACD ये वाला, ठीक है। तो ये त्रिभुज है, दोनों में देखेंगे BD और DC जो है बराबर है, क्योंकि इन दोनों में उभयनिष्ठ है, ठीक है ना। ये आपका एक तो ये और ये बराबर है क्योंकि ये लंब समद्विभाजक है इसका। तो ये हम एक पहली चीज़ लिख देंगे कि BD जो है बराबर है DC के, यानी ये हिस्सा जो है वो इस हिस्से के बराबर है, ये लंबाई और ये लंबाई बराबर है। तो ये लिख दिया। इसके बाद हम लिखेंगे जो उभयनिष्ठ है वो लिख देंगे। तो ये वाला और ये वाला जो है दोनों में उभयनिष्ठ है, 90 डिग्री एंगल यहाँ पे दोनों में, D पॉइंट पे दोनों तरफ 90 डिग्री बन रहा है। और जो है AD भुजा जो है दोनों पे ये है लंब, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन हो गई। तो हमारे को पता है कि SAS नियम से क्या कर सकते हैं हम, ये वो हो गए, क्या हो गए, समानांतर वो हो गए। और इसके बाद में हम सीधा हम इसलिए लिख सकते हैं AB बराबर AC होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, आंसर को पुटअप कर देंगे। देखिए तो यहाँ पर ABC सीधा हम लिख देंगे। ये जब आ जाता है तो इसके बाद हम लिख सकते हैं AB से है समद्विभाजक त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसको आराम से कॉपी में उतारोगे तो समझ में आ जाएगा। घ पार्ट जो है इसमें आपको ये चित्र दिया हुआ था, इस चित्र के हिसाब से आपको ज्ञात करना था DCE, ठीक है, DCE। इसमें देखिए D ये है और C ये है और E ये है, ठीक है। तो हमें ये वाला एंगल निकालना था, हमें पता है। आराम से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है एक एक चीज़ को, आराम से आप देखोगे तो यहाँ पे एंगल जो है, अभी डायग्राम नहीं दिखेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको एक काम करना, पहले उतार लेना, क्योंकि हम
उतारने के बाद में जब डायग्राम और क्वेश्चन सामने होगा तो ज़्यादा समझेंगे। मैं ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा तो ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने सॉल्यूशन आपको दिखा दिया है। मैं बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। बस इसमें आपको जो चीज़ दे रखी है वो हमारे ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बराबर होंगे एकांतर कोण। ठीक है, अब हमारे पास जो है सारे, अगर हम तीनों एंगल को योग करते हैं तो हमारा तीनों एंगल का हमेशा त्रिभुज के तीनों एंगल कितने बराबर होते हैं, 180 के। तो हम तीनों एंगल को जोड़ते हैं। हमारे पास एक 53 दे रखा है, एक 45, तो तीसरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा क्योंकि टोटल 180 है। तो सारे को इधर ले आएंगे तो 180 में से हम इसको घटा देंगे तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये 92 डिग्री यानी कि 92 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं हम, एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज खेली गई 30 गेंदों में 6 बार चौका मारती है। चौका ना मारने के दिन 6 बार चौका मारती है, यानी नहीं मारने वाली 6 बार घटा दो 30 में से तो 24 बार तो चौका ही नहीं मारेगी, है ना। और 24 हमारे पास ये आ गई और टोटल 30 है तो 24/30 कर देंगे और आंसर जो हमारे पास आ जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है इसका। इसके बाद में च पार्ट में है, 2 सिक्कों को एक साथ 500 बार उछालने पर जो है, इसको 500 बार उछालने पर 2 चित्त 105 बार और 1 चित्त 375 बार प्राप्त होता है। लेकिन कुछ भी ना प्राप्त होने की प्रायिकता इसमें नहीं दे रखी है, तो जो बचा हुआ पार्ट हो गया वो आपका कुछ भी नहीं प्राप्त होता है, तो हम निकाल सकते हैं इस तरह से। ठीक है, आपको ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है। आपके आंसर तो पहला और दूसरा ही है। तीसरा आंसर जो है ये चित्त नहीं आने की प्रायिकता है, जो न तो चित्त आएगा ना पट आएगा, यानी कि कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने इसलिए करी है ताकि आप जब एग्ज़ाम में आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो ये पार्ट ज़रूर देगा, तो ये पार्ट भी मैंने इसमें सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आप देख सकते हो। इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। बहुत सिंपल है कि आपको दे रखा है क्या कि आपको देखिए यहाँ पर 500 बार उछाला जाता है तो सबके बटे में तो 500 आ जाएगा, है ना। और ये चित्त की प्रायिकता 105 है तो चित्त 105 बटे में 500 तो ये आ गया 21। और पट की प्रायिकता जो है 2 चित्त की प्रायिकता ये है और 1 चित्त की प्रायिकता ये है, तो 500 तो बटे में आ गया और 1 चित्त आने की 275 है, तो इसको निकालेंगे तो ये 75 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और टोटल मिला के ये जो है ये 1 के बराबर नहीं हो रहा है, जबकि हमारी प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है। तो तीसरी वो चीज़ निकालेंगे जिसमें कि आपका कोई चित्र या पट प्राप्त नहीं होता है, तो हम इसको निकाल लेंगे। कोई चित्र प्राप्त नहीं होने का जो प्रायिकता E3 मान ली, E3 में 120 क्यों आएगा 120, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे और 500 में से घटा देंगे तो 120 आएगा। समझ में आया आपको? 500 में से घटाओगे इन दोनों को तो 120 मिलेगा, जो कि चित्त ना या पट दोनों नहीं आएगा, तो 120/500 कर लेंगे, ये 24। अभी तीनों को जोड़ोगे ना तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, जो कि हमारी प्रायिकता बराबर होती है। यहाँ पे देखो लिखा गया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 खंडों को हल करना है। तो सबसे पहले ये आपका परिमेयकरण करना है इसका। तो परिमेयकरण में कुछ नहीं होता है, नीचे वाली जो संख्या होती है इसमें अगर प्लस का है तो माइनस से गुणा ऊपर नीचे कर देंगे, अगर माइनस होता है यहाँ पे माइनस होता है तो यहाँ पे प्लस कर देते सब जगह, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो इस तरह से हम इसको करके इसको गुणा करके इसको निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर निकाल रखा है। इसमें हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, a+b बराबर क्या होता है a² - b²। तो हम इसको नीचे वाले में पुट कर देंगे कि नीचे वाले में हमारे पास ऐसा ही बन रहा है, ये a² - b²। तो a² का हमारे पास 49 और इसको हम कर लेंगे, खोल लेंगे तो ये आ जाएगा इतना। तो इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन जो है कंप्लीट, उत्तर में आज लास्ट में जब आपको निकालोगे तो इतना आएगा। देख लेना, आराम से निकालोगे तो पता चल जाएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका। इसके बाद में ख पार्ट में जो है इसको आपको भाग देना है, यानी कि ये पूरी संख्या में इससे भाग देना है, तो आपको शेषफल बताना है। तो मैंने यहाँ पे जो है देखिए ये रहा और ये रहा वो संख्या जिसमें भाग देनी है, भाग दे रहे हैं, प्लस माइनस करते करते गुणा भाग करते, भाग तो आपने दिया ही है, भाग करते करते जो शेषफल निकालेंगे वो -5 आ जाएगा। देखो नीचे -5 यहाँ पर आ गया है आपका भागफल। ठीक है, इस तरह से हम आंसर लिख देंगे कि रिमाइंडर जो है -5 है, यानी शेषफल जो है वो -5 बचा। ग पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक समीकरण है, इस समीकरण को हल करना है। हल करने के बाद में इसको हमें निरूपित कर देना है ग्राफ में। तो देखिए, इसको जब हम निरूपित करेंगे तो निरूपित करते समय बस केवल हमें x की वैल्यू निकाल लेनी है, निरूपित ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है आपको, 2x + 1 बराबर x - 3, यहाँ पे दे रखा है ना। तो यहाँ पर 2x जो ये x है ना एक तरफ कर लेंगे और 1 और 3 एक तरफ कर लेंगे। तो
तो एक तरफ करने के बाद x की वैल्यू निकल जाती है -4। अब -4 कहाँ पे आएगी, तो हमें पता होता है कि माइनस जो 4 है वो माइनस इस तरफ आती है ना, इस पे ग्राफ में हमें पता होता है किधर होती है। y अक्ष जो होता है वो सीधा वाला होता है, सभी को पता होता है कि ये y होता है और ये वाला हमारा x होता है, ठीक है ना। ये वाली x होती है और ये वाली y होती है। अब इसमें इधर माइनस होता है, ठीक है, और इधर प्लस होता है x की वैल्यू, और y जो है इस लाइन पे 0 होता है, पूरी लाइन पे 0 होता है, और इस लाइन पे x 0 होता है। ये वाली जो लाइन है ना, इस पे हमेशा x 0 होता है। ये जिस y लाइन पे x 0 होगा, x लाइन पे y 0 होता है। ये हमेशा रूल याद रखना है। अब हमें -x बराबर -4 दिखाना है, तो x बराबर -4 कहाँ पे आएगा, तो देखिए 1 2 3 और -4 ये आ गया, तो -4 इस पॉइंट पे आ गया है ना। और हमारे पास तो हम क्या लिख देंगे, x की जगह क्या है -4 और y कितना है 0, क्योंकि इस लाइन पे y हमेशा 0 होता है, तो कोमा 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया, -4 और 0 को हमने निरूपित कर दिया। ये इस तरह से सॉल्यूशन आपको करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उपरोक्त सर्वसामिका का प्रयोग करके, यानी कि आपको यहाँ पे कोई एक जो नियम है मैथमेटिक्स का वो लगाना है। तो हमें पता होता है कि जो हम 100 को तोड़ करके 102 को तोड़ करके मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 2 का क्यूब, और a + b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब 3 × a का स्क्वायर, ठीक है। और फिर आपका इसमें 2 × मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से करेंगे, सॉल्व पूरा करते 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 जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला आपका ये फार्मूला लगा दिया। इसमें सिंपल सी बात है, मैं आपको समझा देता हूँ ना। ये आपका जो है फार्मूला लगाया गया है, a + b का क्यूब होता है a³ 3a² b + 3ab² + b³, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये है a और ये है b, ठीक है। अब a की जगह यहाँ पर आप 100 रख दो और b की जगह 2 रख दो। a की जगह 100 रख दो, b की जगह 2 रख दो, a की जगह 100 रख दो, b की जगह 2 रख दो। बस इसको सॉल्व करो, जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। तो इस तरह से जो लास्ट आंसर आएगा हमारे पास में वो आ जाएगा 10612008, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 को हल करना है, छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सारे हल करेंगे। ABC एक चक्रीय चतुर्भुज है और जिसके विकर्ण एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि त्रिभुज एंगल जो है वो दे रखा है आपको, एंगल दे रखा है 70 डिग्री और एंगल B 70 दे रखा है और A 30 दे रखा है, तो B एंगल C आपको बताना है। यानी कि B और A दे रखा है, C आपको निकालना है। और इसमें AB बराबर BC है, तो एंगल C फिर से ज्ञात करना है। यानी कि 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें ज्ञात क्या करना है कि आपका चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज, इसमें एंगल BCD का मान, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम पहले डायग्राम बनाएंगे जो उसने बोला। चक्रीय चतुर्भुज में ऐसा बना लेंगे, चक्रीय चतुर्भुज, और उसका ABCD हम नाम दे लेंगे, ABCD। ऐसा कुछ भी आप कैसा भी ऐसा ही बना सकते थे, ऐसा ही बना सकते थे, टेढ़ा मेढ़ा कैसा ही बना दो। तो सीधा बनाओगे तो डायग्राम सीधा ज़्यादा समझ में आता है। अब इसमें एंगल B यानी कि DBC, अब DBC देखो, तो जो DBC है तो यहाँ से DB और C, यानी कि ये वाला एंगल B जो बीच में आता है उसी एंगल को लिखते हैं। तो DBC, तो B वाला ये एंगल आ गया, तो 70 डिग्री दे रखा है। और दूसरा एंगल जो दे रखा है, ये दे रखा है एंगल BAC 30 डिग्री, BAC। तो B से स्टार्ट करते हैं, B आपका जो है B ये रहा, और A ये रहा, और C ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल जो है हमारा 30 दे रखा है। बस अब हमें सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन कर लेना है। चूँकि हमारे पास जो एंगल DBC बराबर एंगल DAC दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। हमारे पास रूल और प्रमेय याद होना चाहिए, तभी जाके सही होता है। और इस क्वेश्चन को जब आप उतार लोगे तो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम आपके सामने होना चाहिए। डायग्राम देख देख के आपको, जब ये लाइनें जो मैंने लिखी हैं यहाँ पर, जितनी भी ये लाइनें लिखी गई हैं, ये सारे के सारे डायग्राम को देखोगे तो समझ में आ जाएगा। एंगल DAC 70 है और BAD निकालना है, तो 30 + 70 हो जाएगा, जो कि 100 डिग्री आ जाएगा। और हमें पता होता है कि सब चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं उन दोनों का योग 180 होता है। तो दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ पर एक कोण हमें निकालना है। एक कोण अभी हमने 100 निकाला है, 180 के बराबर रखेंगे तो BCD जो है निकल जाएगा 80 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, BCD। इसके बाद में इसने क्या बोला है कि अगर दूसरा पार्ट भी हो जाए, पुनः यदि AB बराबर BC है, यानी कि उसने क्या बोला है कि ये AB बराबर है BC, ये दोनों बराबर हैं,
ये और ये बराबर है लाइन, तो फिर से हमें वापस से एंगल सी को निकालना है, एंगल ई सी डी निकालना है, ई सी डी, एंगल ई सी और डी, यानी कि आपको एंगल ई सी डी ये वाला निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं उसके भाग का सोल्यूशन। तो उसने दिया है कंडीशन क्या है, ए बी बराबर बी सी है, हमें ज्ञात करना है ई सी डी। हमें पता है कि ये जो है ज्ञात है दोनों, अभी अभी हमने ऊपर निकाला है। और ये वाली गेंद जो है समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो है हमेशा बराबर होते हैं। तो हमारे पास 30 डिग्री तो ये दे रखा है, तो सीधा सीधा हम बस जो पहले ही हमने सिद्ध कर रखा है उसी में से हम हेल्प लेंगे और सब जगह इक्वेशन को पुट करेंगे और आंसर हमारे पास 50 डिग्री जो है इसका आ जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आपको करना है। स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे तो पहले कॉपी में आप इसको उतारना, उसके बाद समझ लोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। डायग्राम बिल्कुल सामने आपके होगा तभी जाके समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम नहीं दिखेगा तो ये एंगल कहाँ कहाँ से लिए गए हैं आपको समझ में नहीं आएगा। इसके ख पार्ट की बात करें, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि प्रतिच्छेद बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा के बराबर कोण बनाती है। ये परिमेय है, परिमेय आपके बुक में भी है, उसी को आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने कर रखा है, ज्ञात क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, रचना के चरण लिख देंगे और प्रमाण लिख देंगे और उसके बाद में इसका डायग्राम जो है इस तरह से हम बना देंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपके बुक में भी है, अगर आप चाहें तो उसको देख लें और कोई दिक्कत है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। डायग्राम का बहुत महत्व है मैथमेटिक्स में। अब इस रचना से हम पूरा का पूरा जो है सीधे सीधे 2-3 लाइनें लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो है RHS नियम से हमारा जो है आपका ये सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं ग पार्ट में। ग पार्ट है, एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात जो है 12 है, 17 है, 25 है और उसका परिमाप दे रखा है जो है 540, ठीक है। तो ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, यानी कि हम भुजाओं की लंबाई की बात कर रहे हैं। ए बी सी दे रखा है, परिमाप 540 दे रखा है। तो हमारे को पता है कि इन तीनों भुजाओं का जोड़ जो है परिमाप के बराबर होता है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 540 होगा। यहाँ पे सारे के सारे एक्स हैं तो 54 बराबर 540, तो एक्स बराबर 540 बटे 54 आ जाएगा। तो 54 से 54 कट जाएगा, 10 बच जाएगा, तो एक्स बराबर 10 आ गया। अब हम एक्स की वैल्यू को ए बी सी में रख देंगे, ए में 10 रखेंगे, बी में 10 रखेंगे, सी में 10 रखेंगे। तो यहाँ पर पाएगा 120, 170 और 250। अब हमारे को इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें सबसे पहले एस निकालना होगा। एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अभी अभी हमने ए प्लस बी प्लस सी जो है देखा था कि दिया हुआ था 540, और चाहे तो हम इसको जोड़ेंगे तो भी 540 आ जाएगा, बटे में 2 करेंगे 270। तो एस आ गया, तो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लगाएंगे। सब जगह पे हमारे को एस की जगह एस ये रखना है 270 और ए बी और सी की जगह हमें ए बी सी की वैल्यू जो हमने निकाली है तीनों इसको रख देंगे। बस इसके बाद में इसको पूरा को हल कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्षेत्रफल निकालना है तो स्क्वायर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं घ पार्ट में। तो घ पार्ट में यदि दो वृत्त परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि उनके केंद्र उभयनिष्ठ जीवा के लंब समद्वि भाजक हैं। तो इस तरह का आपका ये डायग्राम बनेगा जो कि परिमेय है। तो उभयनिष्ठ जो जीवा है ये उभयनिष्ठ है दोनों वृत्तों में, यानी कि ये जो है इस सर्कल में भी ये आ रहा है और यही लाइन जो है इस सर्कल में भी आ रही है, ठीक है। पूरी की पूरी ये लाइन देखो इसकी जीवा है। तो बस हमें सिद्ध क्या करना है कि ओ डैश जो है ये वाली ओ डैश जो है ए बी का लंब समद्वि भाजक है, यानी कि ए बी भुजा को ये वाली भुजा को ओ डैश जो है 90 डिग्री पे बराबर काटता है, ठीक है, समद्वि भाजित करता है। बस इसको हमें इस तरह से पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन केवल 4 लाइन की है, बस समझने की बात है। डायग्राम क्या बनाने को बोल रहा है वो समझना है। प्रश्न के हिसाब से जब आप डायग्राम बनाओगे तभी जाके आपका जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस तरह से आपको इसका हल करना है। आप उतार लीजिए इसको और एक बार डायग्राम देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में से किसी एक खंड को हल कीजिए। मैंने तो सारे हल किए हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली क्या करना है, इसमें कोई चीज़ ऐसी रखते हैं जिससे इसकी वैल्यू है 0 के बराबर हो जाए। तो मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये पूरा का पूरा जो है ना ये सब कट पीट के 0 हो जाएगा, ठीक है। इस सारा का सारा एक्स की जगह क्या रख रहा हूँ 1 1 1। अब यहाँ पे देखो 1 रखा है, यहाँ पे भी 1 रखा है, तो सबको देखूंगा तो ये 0 के बराबर, यानी कि x बराबर 1 जो है इस समीकरण का एक हल है। यानी कि x की वैल्यू 1 अगर रखते हैं तो इस समीकरण का हल मिलता है। तो हम इसको क्या करेंगे, x बराबर 1 है तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई x बराबर 1 है, 1 को इधर ले जाएंगे तो इधर 0 रह जाएगा और ये x माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 1 इसका गुणनखंड आ गया हमारे पास। इसी से हम इसको भाग दे देंगे, तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखना चाहेंगे तो x क्यूब आ गया
और ये इसका फैक्टराइज है, तो इसमें इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसको कॉमन लिया, ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, क्वेश्चन में ये दिया हुआ था, इसमें पहले वाले में कॉमन लेते हैं इसमें, तो इसको x-1 रखेंगे और x² बाहर ले लेंगे, तो इसको जब गुणा करोगे तो यही आएगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की। ये पूरा का पूरा जो है ये वाला जो हमने करा है ना, इसको हमने यहाँ पर देखो इससे करेंगे, दोबारा देखो बता देता हूँ। जो x-1 आया इसको हमने कॉमन लिया, सभी जगह कॉमन लेंगे। ठीक है, और जहाँ जहाँ हमारी इक्वेशन सूट होगी वहाँ पे हम इसमें से क्या करोगे, इन दोनों को इसके बराबर कर देंगे। हम इसको सॉल्व करोगे, नीचे वाले को इसको करोगे ना, तो यही आ जाएगा वापस से, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम 22x + x वाला ले लेंगे, तो इसमें भी हम 22x बाहर ले लेते हैं, तो ये वाला पूरा इक्वेशन इसकी तरह आ जाएगा। अब इसमें से हम केवल 120 बाहर ले लेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। तो हमने केवल x-1 को कॉमन लिया है। x-1 के बाद में हमारे x-1 इसमें भी, x-1 इसमें थी, यानी कि x-1 तो कॉमन आ गया सब में। और फिर है x² - 22x, तो -22x, प्लस का 120 तो प्लस का 120। तो ये x- जो है इसमें गुणा हो रहा है सभी में, x-1 इस सभी में। यहाँ पे x² लिया और यहाँ से हमने -22 लिया और यहाँ से हमने प्लस का 120 लिया। ठीक है, अब इसका हम अंदर वाले का फिर से एक बार और कर देंगे। 22x से 22x को टुकड़ा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 और 12, 12 और 10 22, और इन दोनों का गुणनफल कितना आता है, 120। 12 × 10 120 होता है। इसी तरह से हम टुकड़े करते हैं, रूल तो आपको टीचर ने बताया होगा। बस फिर से हम इसका कॉमन ले लेंगे, कॉमन इसमें x-12 आ रहा है और इधर से 10 और x बच जाएगा। तो हमारे पास x-1 तो पहले ही आ रहा था, यहाँ से क्या आ गया, x-10 एक आ गया और एक आ गया x-12। तो ये तीन हमारे पास जो है इसके ऑप्शन हो गए। ठीक है, यही सॉल्यूशन था। उपयुक्त सर्व समीका का उपयोग करके -2x + 5y - 3z का होल स्क्वायर को आपको सॉल्व करना है। कुछ नहीं करना है भैया, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको a + b + c का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला ये वाला लगा देना है, बस उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -x को मैंने a मान लिया, ये वाला b मान लिया, ये वाला c मान लिया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -x का ब्रैकेट में -2x + 5x + -3z, यही चीज़ हमने लिखी है। बस ब्रैकेट में इसलिए लिख लिया क्योंकि इसके बाहर मैंने निशान लगा दिया प्लस का इसलिए लगाया क्योंकि हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे जिसमें सारे प्लस होते हैं। तो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, बाकी ब्रैकेट में a और b c लिख दिया। अब इसको हम सारे के सारे फार्मूले में a की जगह ये रखेंगे, b की जगह ये रखेंगे और c की जगह ये रखेंगे, रख करके इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सारा का सारा रख करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो यही हमारे पास जो है इसका आंसर है। ठीक है, अब इसके बाद में आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है। मैंने तो सारे कर रखे हैं भाई। एक अर्धगोलाकार टंकी का 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर, 1 सेंटीमीटर मोटी है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर जो होता है वो होता है आपका 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 सेंटीमीटर जो होता है उसमें हमारा 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे मीटर है, उसकी ज़रूरत नहीं है सेंटीमीटर, मीटर को हम सेंटीमीटर में कर देंगे। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो सबसे पहले हमारे पास त्रिज्या जो है 1 दे रखी है, 1 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। और बाहरी त्रिज्या r जो दे रखी है वो हमारे पास जो है टंकी की मोटाई दे रखी है 1। तो हमारे पास टोटल देखो, ये टंकी है, ये समझो, और ये टंकी है, देखो इसकी ये जो मोटाई दे रखी है वो दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसने बोला जो आंतरिक त्रिज्या है, जो आंतरिक त्रिज्या ये वाली इतनी सी, ये जो 1 मीटर है, तो 1 मीटर और प्लस में ये वाली मोटाई भी आएगी ना, तो ये पूरी त्रिज्या हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो 100 है ये प्लस में 1 मीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये तो 101 आ गया। तो ये लोहे की चादर का आयतन हमारे पास क्या होगा, सिंपल है, क्या करना है, फॉर्मूले में डायरेक्ट डालना है। तो 2/3 πr³ माइनस कर देंगे खोखला अंदर वाला और बाहर वाला, -2/3 πr³। ठीक है, इसमें से इसको घटा देंगे, यानी कि हमारे पास बाहर वाले में से अंदर वाले 2 यहाँ पे सर्कल बन रहे हैं। अगर आप देखोगे, मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे 2 सर्कल बन रहे हैं। तो एक सर्कल ये अंदर वाला है, एक सर्कल ये बाहर वाला है। तो बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देंगे तो ये वाला हिस्सा हमारे पास निकल के आ जाएगा। बस इतना ही करना है। तो 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा आयतन का, जो कि काट पीट के देखो, पहले यहाँ पे आ जाएगा आयतन। पहले तो हम लोहे की चादर का आयतन निकालेंगे तो वो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको मीटर क्यूब में है तो हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में कर देंगे। मीटर क्यूब है सेंटीमीटर, अगर आप यहाँ पे भी लिख देते हो तो ये भी आंसर आपका सही है। ये यहाँ तक आप आंसर निकालते हो तो भी सही है, सेंटीमीटर क्यूब में। अगर इसको मीटर में बदलना है तो हमें जाना पड़ेगा
लगभग 100 गुणा 100 गुणा, क्योंकि मीटर क्यूब है ना, तो 3 बार 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 0.06348 मीटर क्यूब लगभग। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो। अगर उसने सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब नहीं लिखा है कि किस में पूछा है, तो आप डायरेक्ट इतना आंसर बहुत निकालोगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उसने बोला है कि आयतन जो है मीटर में निकालिए, तो आपको ये मीटर में निकालने के लिए 100 से आपको भाग देना पड़ेगा। इसका ख पार्ट है, भुजा जो दे रखी है 5 सेंटीमीटर 12 और 13 वाले समकोण त्रिभुज जो है ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, यानी चारों तरफ घुमाया जाता है, तो एक ठोस प्राप्त होता है, उसका आयतन निकालना है। और अगर उसको 5 सेंटीमीटर वाली भुजा के चारों तरफ घुमाया जाए तो ठोस का आयतन फिर से निकालना है, और दोनों आयतनों का अनुपात भी बताना है। तो बहुत सिंपल है ये भी। इसमें क्या है, आपको पहले में R दे रखा है और हाइट दे रखी है। ठीक है, इस तरह का आपका डायग्राम बनेगा, ये है। ठीक है, इसमें ये एक त्रिभुज है, इस तरह का आपको त्रिभुज दिया गया है, जिसमें नीचे वाला ये 5 दे रखा है और ये ऊंचाई इसको 12 दे रखी है। तो इसने कहा है कि 12 वाली लाइन के चारों तरफ घुमाओगे तो ऐसा शंकु बन जाएगा, चारों तरफ घुमाओगे तो ऐसा शंकु बनेगा। तो इस शंकु का हमें आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है, V=1/3 πr²h, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इस तरह का क्वेश्चन मैं आपको नीचे दिखाऊंगा। तो V बराबर ये निकालेंगे। V में हमारे को क्या है, R कितना है, इसमें 5 है तो R 5 रख देंगे, और H कितना, हाइट 12 है तो 12 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 100 पाई। ठीक है, इसको जो हम काट पीट करेंगे तो 100 पाई आ जाएगा। देखो, क्योंकि 3 एकम 3, 3 चौक 12, और ये 25 चौक को क्या होता है 100, 100 गुणा पाई, तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, क्यूब में है ना, ये आपका क्यों है, क्योंकि आपका ये R है, R² है, और H भी सेंटीमीटर है, ये भी है, तो सेंटीमीटर क्यूब। आयतन हमेशा क्यूब में आएगा। अब इसका दूसरा जो बोल रहा है कि अब इसको लिटा दो, यानी कि अब क्या करना है, मेरा ये वाला जो हिस्सा है इसको लिटा दूंगा, यानी कि 12 जो है ये वाला हिस्सा लिटा दूंगा और ये 5 वाला खड़ा कर दूंगा। और तो हमारा डायग्राम कैसा बनेगा, तो चलिए आ जाओ यहाँ पर। देखो, ऐसे 12 को लिटा दिया, 5 ऊपर चला गया, 13 वहीं है अपनी जगह पे। अब इसको फिर से घुमाया तो ये इस तरह का डायग्राम बन गया। अब इसमें फिर से वही आयतन। अब इसमें हाइट कितनी होगा, ये हाइट हमारे पास 5 आ गई, और त्रिज्या कितनी आ गई, 12। अब अलग अलग चीज़ें, पहले हमारे पास जो त्रिज्या थी वो थी 5 और हाइट थी 12। अभी है हाइट हमारे पास 5 और त्रिज्या 12, तो त्रिज्या 12 का स्क्वायर और हाइट 5 गुणा, तो ये आ जाएगा 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे को इन दोनों और 100 और इसका जो है हमें अनुपात निकालना है। तो हम अनुपात में क्या करेंगे, 100/100 तो पहले वाले का आया था, दूसरे वाले का पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कट गया, 10/24 हाँ 10/24 बचा, तो 2 से काटेंगे 10 को, तो ये 5 बार में जाएगा और ये 12 बार में जाएगा। 5:12 जो है इसका आंसर हो गया। और जैसा मैंने बताया, सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके 9th क्लास की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सब्सक्राइब कर लें। जब भी आपका कोई वीडियो डालूंगा बेल आइकन को दबा दें। जब भी आपका कोई वीडियो डालूंगा, मैं 1 दिन में डालूँ, 10 दिन में डालूँ, 5 दिन में डालूँ, जब भी आपका वीडियो डालूंगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा, अगर आप सब्सक्राइबर रहेंगे और आपने घंटी का बटन दबाया होगा तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपको हिंदी, इंग्लिश, सोशल साइंस, गणित, सारे विषय आपके कर दिए गए हैं सॉल्यूशन। और भी विषय जो भी हमको लगता है, जिस बच्चे का कमेंट आएगा कि सर ये सॉल्यूशन चाहिए, वो सॉल्यूशन चाहिए, तो उसको भी हम सॉल्व करेंगे। आपका कमेंट में इंतज़ार रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।